हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी सिलेबस जहाँ जहाँ भी चलता है, यूपी बोर्ड हुई, एमपी बोर्ड हुई और स्पेशली राजस्थान बोर्ड वालों के लिए। किसके लिए? राजस्थान बोर्ड वालों के लिए। तो एनसीईआरटी की फिजिक्स 12th हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करें, कोई टॉपिक पढ़ें, उससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करें तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास में फिजिक्स के बारे में हमने जानकारी ली थी कि फिजिक्स होती क्या है, वास्तव में फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक नेचर है, प्रकृति ही फिजिक्स है। हमारी अगल बगल होने वाली जो घटनाएं हैं वही क्या है? फिजिक्स है। तो अब हम 12th क्लास में जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 1, उसके बारे में बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 क्या है? यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी। यूनिट नंबर 1 कौन सी है आपकी? स्थिर वैद्युतिकी, जिसको अंग्रेज लोग क्या कह गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इसकी यदि मैं आपको डेफिनेशन दूं, परिभाषा दूं, तो परिभाषा क्या होगी हमारी स्थिर वैद्युतिकी के? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। आपका कोई आवेश है, हम आवेश पर भी आएंगे, आवेश होता क्या है। लेकिन यदि इसकी डेफिनेशन हम समझें तो डेफिनेशन क्या होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब एनसीईआरटी में स्थिर वैद्युतिकी के 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? 2 चैप्टर। पहला चैप्टर है आपके पास में आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर है आपके पास में विद्युत विभव एवं संधारित्र। पहले जो राजस्थान बोर्ड में आरबीएससी का जो कोर्स करता था, उसके अंतर्गत आपके इस यूनिट के अंतर्गत 4 चैप्टर रखे हुए थे। 4 चैप्टर कौन कौन से? आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव एवं विभवांतर और संधारित्र। अब उन चारों को देखो इसी में कर दिया। 2 चैप्टर इस पहले में कर दिए और 2 चैप्टर इसमें कर दिए। अब इसके अंदर गाउस का नियम और अनुप्रयोग भी इसी में पढ़ लेंगे हम, और संधारित्र और विद्युत विभव इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमको बेसिक सी जानकारी पता हो कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तभी तो हम समझ पाएंगे। हमारे लिए आसान होगी फिजिक्स, कठिन नहीं होगी। तो अब हम समझते हैं आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, अब आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में हम टॉपिक उठा लेते हैं आवेश, जिसे अंग्रेज लोग क्या कहकर गए? चार्ज। क्या कहा अंग्रेजों ने? चार्ज कहा। तो आवेश क्या है? तो आवेश की परिभाषा दूं तो आवेश जो है किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। मूलभूत क्या है? जो उसके अंदर स्वयं पाया जाता है, बाहर से इंडिकेट नहीं किया गया, बाहर से नहीं दिया गया, उसके अंदर खुद का एक गुण है। जैसे कि प्रकृति में मूल बल हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, जो स्वतः ही लगते हैं, है ना। उसी प्रकार से किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जिसकी वजह से वह वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जिसकी वजह से वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। वो मूलभूत गुणधर्म ही क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। तो किसी वस्तु का
क्लियर। किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जिसकी वजह से वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे, आवेश कहलाता है। अब मैंने केवल विद्युत क्षेत्र कहा है और वह कहने का मेरा मुख्य कारण है क्योंकि हमने यहाँ पर आवेश को स्थिर माना है। सुनना मेरी बात, जब आपका आवेश स्थिर रहेगा तो चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। यदि आपका आवेश स्थिर है तो चारों ओर ओनली विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, लेकिन आपका आवेश जैसे ही गति करने लगा, आपका आवेश जैसे ही क्या करने लगा, गति करने लगा, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। बोर्ड में क्वेश्चन बना था अभी हाल कि गतिशील आवेश के चारों ओर उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमको क्या टिक करना था, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जब कोई आवेश गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन हमने यहाँ परिभाषा में सर केवल विद्युत क्षेत्र लिखा है, उसका मुख्य कारण है क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारा आवेश क्या है, स्थिर। क्लियर कहानी। अब आवेश जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास में धनावेश, दूसरा होता है आपके पास में ऋणावेश। क्लियर कहानी। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला वैज्ञानिक कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम हमको धनावेश और ऋणावेश से अवगत कराया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब इसी आधार पर हम आवेश की संकल्पना को समझते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं, क्यों? सर्वाधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या आवेश की संकल्पना वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही क्यों त्यागा जाता है और इलेक्ट्रॉन ही क्यों ग्रहण किया जाता है? किसी परमाणु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ही क्यों ग्रहण किया जाता है और त्यागा जाता है, प्रोटॉन को क्यों नहीं ग्रहण किया जाता और त्यागा जाता है? तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा इसे, है ना। तो आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना तो मैं आपको देखो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। सोडियम को जानते हो आप, सोडियम को? हाँ सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 1। 11 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10 और 1। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आप लोग जानते हो कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8। तो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या क्या जतन कर सकता है ना? ये क्या क्या कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो 8 हो जाएंगे, या फिर इस 1 को त्याग दे तो बाह्यतम कोश में कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो अब आप ही बताओ इसके लिए आसान क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना? तो इसके लिए आसान होगा 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो अब यहां पर आपके पास में 2 और 8, बाह्यतम कोश में कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये कैसा हो गया, स्थायी हो गया। ये कैसा था आपके पास में, अस्थायी था। क्लियर है कहानी। अब ये स्थायी हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और प्रोटॉन की संख्या कितनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11, बराबर बराबर, उदासीन था सोडियम। अब यहां पर देखना, यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा। प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही है, नाभिक में से हमने प्रोटॉन निकाला क्या, नहीं निकाला। क्या त्यागा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में, 10 ही रह गए। तो 1 प्रोटॉन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, त्याग दिया। त्यागने की वजह से इस पर मुझे बताओ, ये 10 है और ये 11 है, ज़्यादा कौन है, प्रोटॉन है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। प्रोटॉन को काय से प्रदर्शित करते हैं, धनावेश से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये उदासीन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश बना दिया। हमने क्या कहा, जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है।
जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। अब डिपेंड करेगा कितना धनावेश आएगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया तो +1 आ गया। बात करते हैं देखो क्लोरीन की। परमाणु क्रमांक कितना? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। ठीक है, अब देखो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। आसान क्या रहेगा इस बार? आसान क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो लो भाई साहब, ये क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप को क्या बना लिया? स्थायी बना लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 17। प्रोटॉन की संख्या कितनी? 17। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 1 ग्रहण किया है तो 17 थे, तो अब कितने हो गए? 18 हो गए। प्रोटॉन की संख्या कितनी? 17 ही रह गई। यहाँ पर अधिकता बताओ किसकी आ गई? ऋणावेश की अधिकता आ गई। कितना अधिक है? 1 ऋणावेश अधिक है, तो इस पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? -1। यहाँ पर क्या आ गया? +1। जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उस पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। अब हम एक बात बोल रहा हूँ मैं, अब उसको अच्छे सुनना। जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उस पर धनावेश, जबकि किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उस पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना की। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों सर, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं? तो समझना, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं, इस चीज को समझना। तो प्रोटॉन के आधार पर इसलिए नहीं दी जाती है बेटा, देखना इसके 2 पॉइंट समझाना चाहूंगा मैं आपको। इसके 2 पॉइंट ये, पहला पॉइंट तो ये है आपका कि प्रोटॉन जो है कहां पर मिलेगा आपको? नाभिक में मिलेगा। और नाभिक में प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल। वो बल बहुत ज्यादा प्रबल होने के कारण 2 प्रोटॉन को त्यागा नहीं जा सकता, है ना। तो क्या बात हुई? प्रबल नाभिकीय बल, जिसे प्रोटॉन नाभिकीय बल भी कह सकते हैं। दूसरा ये है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। कितना गुना होता है? 1837 गुना। अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। आप एक मोटे आदमी को दौड़ाओ और एक पतले से आदमी को दौड़ाओ मेरे जैसे को, कौन तेज दौड़ेगा? पतला वाला तेज दौड़ेगा। जिसके पास वजन ज्यादा है वो तेज से दौड़ नहीं सकता, मतलब उसके त्यागा और ग्रहण कम किया जाएगा इलेक्ट्रॉन की तुलना में। यही कारण है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं। समझ में आई होगी आपको कि आवेश की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप लोग। अब हम बात करने वाले हैं आवेश के मात्रक की। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो आवेश के मात्रक पे मैं आपको लेके आ जाऊँ, 10वीं क्लास से लेके आऊँगा। देखना, अपन को रटना नहीं है कि मात्रक रट लिया, है ना, तो रटना नहीं है अपन को। देखो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा, सब कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे। विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? आपकी विद्युत धारा। अर्थात आवेश बटा समय इज इक्वल टू विद्युत धारा। तो आवेश बटा समय, यहीं से आवेश की बात आ जाएगी। देखना, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा आपके? विद्युत धारा इंटू समय। तो आवेश का मात्रक क्या बनेगा? विद्युत धारा को हम बोलते हैं एम्पियर और समय को बोलते हैं सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड, यह मात्रक ज़्यादा प्रचलित नहीं है ना, लेकिन इस मात्रक को समझना हमें इसलिए जरूरी है कि हम आवेश की क्या बनाना चाहते हैं? विमा बनाना चाहते हैं। अच्छे अच्छे विमा याद नहीं कर पाते हैं आवेश, तो आवेश की विमा हम इसी से बना पाएंगे। या तो रट लो, आसान तरीका। नहीं रटना है तो यहां से विमा बनाएंगे। तो देखना, आवेश की विमा, विमी सूत्र, आवेश की विमा क्या होती है? एम्पियर A1, समय T1।
तो ये हो गई आपके आवेश की विमा। सिंपल, रटना नहीं है देखो अपनी क्लास में, रटना हो तो याद कर लेना, A1 T1 मात्रक नहीं पढ़ना पड़ेगा, भूल जाते हैं रटी हुई चीज, है ना। अपन को इस प्रकार से पढ़ना है। देखो आवेश की विमा हमको याद हो गई, कितनी हो गई, A1 T1 हो गई। अब मात्रक की बात करते हैं आवेश का, एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक कूलाम्ब थे जिनके नाम के आधार पर आवेश का मात्रक दिया गया, तो वो क्या होता है, कूलाम्ब होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक, कूलाम्ब, जिसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। जब भी किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर आप मात्रक दो तो कैपिटल लेटर का उपयोग करें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कूलाम्ब आ जाएगा, ठीक है। CGS पद्धति में देना चाहें, CGS पद्धति में देना चाहें तो स्टेट कूलाम्ब कितना आएगा, S और C, स्टेट कूलाम्ब। तो अब कूलाम्ब आया, स्टेट कूलाम्ब आया, इन दोनों के मध्य कुछ संबंध होगा, इन दोनों के मध्य कुछ संबंध होगा। तो देखना भाई साहब, तो एक कूलाम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम्ब। क्लियर, एक कूलाम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम्ब। एक और मात्रक है आवेश का, फ्रैंकलिन। क्या है, फ्रैंकलिन। अभी मैंने बोला था आवेश के बारे में सर्वप्रथम को बताने वाला ही, ऋणावेश धनावेश के बारे में बताने वाला ही कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, तो उसी के नाम के आधार पर रख दिया गया फ्रैंकलिन। क्या रख दिया गया, फ्रैंकलिन रख दिया गया। तो अब बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन का कूलाम्ब के साथ क्या संबंध है, तो एक कूलाम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻10 फ्रैंकलिन। कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻10 फ्रैंकलिन। और आपको बता दूं, आवेश का सबसे छोटा मात्रक यही है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। समझ में आई। अब क्वेश्चन बन गया कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक बताओ। तो छोटा तो बता दिया आपने, क्या है, फ्रैंकलिन है, जो कूलाम्ब के साथ कैसा संबंध दर्शाता है, ये वाला दर्शाता है। अब आगे की यदि अपन बात कर लें, एक मात्रक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। आवेश का मात्रक है ये भी, है ना। तो एक EMU बराबर होगा आपके पास में 10 कूलाम्ब के। एक EMU बराबर होगा किसके, 10 कूलाम्ब के। कूलाम्ब से बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। आगे की बात कर लें अपन, फेराडे। फेराडे भी वैज्ञानिक थे, उनके नाम के आधार पर दिया गया। तो फेराडे, ये भी आवेश का मात्रक होता है, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। क्या होता है भाई साहब, फेराडे होता है। तो एक फेराडे बराबर होगा आपके पास में 96,500 कूलाम्ब। एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया अपना यहां पर बहुत अच्छे से, कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। सबसे छोटा मात्रक कूलाम्ब के साथ ये संबंध दर्शाता है, सबसे बड़ा मात्रक कूलाम्ब के साथ ये संबंध दर्शाता है। तो ये अपना आवेश का मात्रक भी क्लियर हुआ। और भी इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है।